देखिए लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट. सो इन दैट केस वी हैव डिस्कस्ड, थोड़ा सा मैं ये टॉपिक शुरू ही किया था. तो इसमें हमने बात की थी कि आप कैसे एंटर कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में. और सबसे सिंपल जो स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ मैंने बात की थी दैट वाज एक्सपोर्ट. मेनली जब हम कोई चीज बाहर विदेशों में भेजने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सिंपल और ट्रेडिशनल वे है वो है एक्सपोर्ट करना. ज्यादातर जो एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं. ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे, क्योंकि परमानेंट नहीं रहता. कभी प्रोडक्शन ज्यादा है, कभी कम है. तो जब ऐसा लगता है कि बच सकता है तो वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. ठीक है, फसल के ऊपर डिपेंडेंट है. तो एक्सपोर्टिंग की हमने बात की थी. फिर सेकंड मैंने बात किया था लाइसेंसिंग की. अगर आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस बहुत जल्दी आप ग्रो करना चाहते हैं और सेफली अगर किसी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो लाइसेंसिंग इज वन वे. इसमें क्या है कि जो पेरेंट कंपनी है वो लाइसेंस दे देती है किसी दूसरी कंपनी को, सेकंड कंपनी को, और उसके बिहाफ पे वो प्रोडक्शन चालू कर देती है. पैसा भी कम लगता है, सेकंड पार्टी का पैसा लगता है. जो फर्म आपसे लाइसेंस ले रही है वो अपना पैसा लगाती है और आपका प्रोडक्शन चालू हो जाता है. ठीक है, इसके मैंने ड्रॉबैक्स की बात की थी. सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि जो फर्म आपसे लाइसेंस लेती है, जनरली देखा गया है कि कुछ समय बाद वो ही आपके कंप्यूटर में उतर जाती है, या आपसे लाइसेंस बंद करने के बाद कोई आपका मिलता जुलता वैसा ही सेकंड प्रोडक्ट मार्केट में उतार देती है. तो ये कहीं ना कहीं एक इसका ड्रॉबैक है. अगर इसको भी आप चाहते हो ओवरकम करना तो थर्ड हमने बात की थी फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग इज द मोस्ट पॉपुलर वे जिसमें जनरली जो ये स्वाति अग्रवाल, बेटा वीडियो आपका बन रहा है क्या है ये, या तो इसको हटा दो या फिर सही से रखो. स्वाति अग्रवाल, KCMT कैंपस 2. यस सर, सॉरी सर. तो इसमें क्या है कि फ्रेंचाइजिंग में जो कंपनी होती है, देखिए फ्रेंचाइजी हम कब बात कर सकते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए जब आपकी गुडविल बहुत अच्छी हो, जब आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, और जब मार्केट में प्रोडक्ट आपका पकड़ रखता हो, उस समय ही आप फ्रेंचाइजी की बात कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि नई कंपनी आपने लॉन्च करी, ठीक है, और प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है और आप फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं. पॉसिबल नहीं है. और कर भी दोगे तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा. ठीक है, तो मतलब नॉन प्रोडक्ट होना चाहिए और मार्केट में पॉपुलर प्रोडक्ट होना चाहिए, उसी की फ्रेंचाइजी आप बेच सकते हैं. क्योंकि भाई आदमी खरीदेगा क्यों अगर प्रोडक्ट नहीं चलेगा तो ज्यादातर आप देखते हैं जैसे KFC, डोमिनोज, ठीक है, पिज्जा के केस में हीरो होंडा, मारुति, हुंडई, किया, ये सब क्या है, फ्रेंचाइजी है. तो कोई भी जनरली किसी जब देश में एंटर करता है तो फ्रेंचाइजी की बात करती है कंपनी, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी ले रहा है पैसा उसका लगेगा, लैंड, बिल्डिंग सब उसकी लगेगी, शर्तें आपकी रहेंगी. ठीक है, यानी कि आपकी शर्तों पे जितना एरिया आपको चाहिए वो मिलेगा. ठीक है, और जैसे आप उसको चलाना चाहते हो वो सारी चीजें आपके जो फ्रेंचाइजर का जो एग्रीमेंट होता है उसमें सब लिखा हुआ होता है. तो आपके अनुसार बिजनेस चलेगा. जो लाइसेंसिंग का खतरा था कि भाई वो आपका फॉर्मूला चोरी कर लेंगे, वो भी फ्रेंचाइजी में ओवरकम हो जाता है क्योंकि प्रोडक्शन आप ही कर रहे हैं. हाँ, फर्म को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जितने ज्यादा आप फ्रेंचाइजी ओपन करोगे उतना ही आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. तो प्रोडक्शन तो आप बढ़ाओगे, लेकिन जो बेचने का सरदर्द है, जो रिटेल करने का जो सरदर्द है, वो फ्रेंचाइजर के पास पहुंच जाता है. उल्टा आप उसको टारगेट देते हैं साल का कि भाई आपने साल में इतनी गाड़ियां नहीं बेची, अगर आपने साल में इतने का बिजनेस नहीं किया तो आपकी फ्रेंचाइजी हम खत्म कर देंगे. ये और प्रेशर रहता है. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक वे है फॉरेन मार्केट में एंट्री करने का. इससे जो आपके और जो थ्रेट हैं जैसे वॉर, टेररिज्म, वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपकी कोई प्रॉपर्टी का नुकसान वहां पर नहीं हो रहा है. अगर आपको बिजनेस बंद भी करना हुआ तो फ्रेंचाइजी झेलेगा, जो फ्रेंचाइजर है वो झेलेगा, ना कि आपका कोई लॉस है. क्योंकि फ्रेंचाइजर को जब आप प्रोडक्ट दे रहे होते हो हाथ के हाथ वो पेमेंट भी करता जाता है, तो उसका सवाल है कि वो कैसे बेचेगा.
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, मारुति, यस, फ्रेंचाइजी और स्पॉन्सर में कोई डिफरेंस है सर? फ्रेंचाइजर और स्पॉन्सर स्पॉन्सर, यस सर। नहीं, स्पॉन्सर अलग चीज है। स्पॉन्सर होता है कि जब जैसे कोई चीज लॉन्च की जा रही है, जैसे कोई प्रोग्राम होता है, इवेंट होता है, तो इवेंट के स्पॉन्सर होते हैं। जैसे आईपीएल है तो आईपीएल में स्पॉन्सर होगा, बिग बॉस है तो बिग बॉस के लिए कोई स्पॉन्सर हो जाएगा, कौन बनेगा करोड़पति है उसके लिए कोई स्पॉन्सर करेगा उसको। तो स्पॉन्सर इज अ डिफरेंट थिंग, वो पब्लिसिटी का गिमिक है, मार्केटिंग करने का जरिया है, ठीक है। तो जनरली जो स्पॉन्सरशिप है उसका फ्रेंचाइजी से कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंचाइजी इज डिफरेंट, स्पॉन्सरशिप इज डिफरेंट, ओके ठीक है। और जनरली जो स्पॉन्सरशिप होती है वो Yes, sir. इवेंट्स की जाती है, इवेंट खत्म, स्पॉन्सरशिप भी खत्म। फिर क्या है कि जो Okay, sir. फ्रेंचाइजी है, जैसे मैं अभी बता रहा था, ठीक है, सेफेस्ट वे है डूइंग द बिजनेस, और इसको आप जनरली बढ़ा सकते हो। मैंने जैसे एग्जांपल बताया कि आप कविशा मोटर्स या किसी में भी आप देखेंगे तो जितनी गाड़ियां वो शोरूम पे उतरती हैं, हाथ के हाथ उसका पेमेंट कंपनी को पहुंच जाता है, ठीक है। तो कंपनी सेफ मोड में चल रही है, पैसा उसका घूम रहा है, उसका पैसा कहीं रुक नहीं रहा है, ठीक है। और जो फ्रेंचाइजर है अब उसका हेडेक है कि वो गाड़ियां कैसे बेचेंगे, ठीक। कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ विषय, सर जैसे कंपनी ने फ्रेंचाइजर को ये टारगेट दिया होता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतना उनका प्रोडक्ट जो है वो बेचना है। तो सर उसके लिए जो फ्रेंचाइजर है वो प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट हाँ करेगा वो ना? कर सकता है, वो लाइक कर अगर कर सकता है प्रमोशनल और सर स्ट्रेटेजी, जो एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल जैसे स्ट्रेटेजी हम कर देखते सकता हैं है। आए दिन न्यूज़पेपर में जी सर, जैसे हम देखते हैं न्यूज़पेपर में आए दिन एड्स वगैरह आते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट्स, तो हाँ उसमें नीचे फ्रेंचाइजर्स का भी नाम मेंशन्ड होता है। तो हाँ वो सब फ्रेंचाइजर तो एडवर्टीजमेंट जो ठीक है, है, जैसे पूरा अगर न्यूज़पेपर का एक जैकेट अगर उन्होंने करवा दिया, तो सर वो एडवर्टीजमेंट्स क्या कंपनी डायरेक्ट करवाती है या फिर फ्रेंचाइजर्स अपनी तरफ से नहीं करवाते हैं? डायरेक्ट कंपनी डायरेक्ट, ऐसा सुनिए, इसमें दो बातें। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जो कंपनी के फ्रेंचाइजर्स होते हैं या जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो कंपनी जब भी कोई बड़ा ऐड निकालती है किसी भी शहर का पर्टिकुलर, तो उस शहर के जो भी फ्रेंचाइजी है उसके, उसका नाम आता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, ये कंपनी बियर करती है, और डिस्ट्रीब्यूटर का भी नाम आता है। कंपनी एक्चुअली कस्टमर्स को बताना चाहती है कि अगर आपको ये चीज खरीदनी है तो हमारे इस शहर में शोरूम कौन से हैं। जैसे अगर मारुति कोई ऐड देगी किसी नई गाड़ी का, स्विफ्ट का या किसी का, तो वो बरेली शहर में जो न्यूज़पेपर आ रहा है उसमें लिखा हुआ होगा नीचे कि प्रोडक्ट अवेलेबल या कार की बुकिंग अवेलेबल एट कविशा मोटर्स, कोरल मोटर्स और जो भी है, ठीक है। ये कंपनी प्रचार कर रही है क्योंकि कंपनी को भी अपना प्रोडक्ट बेचना है, पहली चीज। कुछ फ्रेंचाइजर्स को छूट मिली होती है कि जो स्कीम है, बेसिकली जो बड़ी स्कीम्स होती है वो कंपनी रन करती है, ठीक है। कोई अगर स्कीम चल रही है, जैसे आपने पिज्जा की स्कीम है मान लीजिए, या बर्गर पे स्कीम है कि एक खरीदेंगे एक मुफ्त पाएंगे, ये कंपनी चला रही है। और जब स्कीम की बात करेंगे तो ये यूनिफॉर्मिटी रखती है कंपनी कि वो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में वो प्रचार कर रही है, सेम ऐड दिखा रही है, तो वो हर जगह लागू होगा। ऐसा नहीं है कि बरेली में आपने स्कीम चला दी मुरादाबाद में नहीं चलेगी, हर जगह होगा, ठीक है। तो वो कंपनी एक सा रखेगी, वो कंपनी अपने हाथ में रखती है। थोड़ा बहुत जो लीनियंसी दी गई है, जो लिबर्टी दी गई है फ्रेंचाइजर्स को, वो ये दी गई है कि जो वर्कशॉप का जैसे काम है कार के केस में, ठीक है, वो वर्कशॉप पे गाड़ियों की सर्विस करवाना या गाड़ियां जो सर्विस के लिए आ रही हैं एज पर दी कंपनीज नॉर्म्स वो हो रही हैं। सेकेंड थिंग, जो उनके अपने सेल्समैन हैं फ्रेंचाइजर पे, जो अपने शोरूम पे जो सेल्समैन रखे हुए हैं, ठीक है, वो किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, वो उनके हाथ में है। अपना कमीशन जनरली फ्रेंचाइजर क्या करते हैं, जैसे जो गाड़ियां बिकती हैं 8 या 10 लाख की गाड़ी है, तो उस पर जो छूट होती है एक तो कंपनी दे रही है, ठीक है, तो कंपनी वाली वो देने के बाद भी फ्रेंचाइजर अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हैं कस्टमर्स को। जैसे कुछ सर्विस फ्री कर दी, या उसमें कुछ जो एडिशनल चीजें लगनी है, जैसे कार है तो कार में लॉकिंग
या सेंट्रल लॉकिंग या मैट्स दे दिए या उस पर पॉलिश दे दिए या उसका कवर फ्री कर दिया, लाइक दैट। तो ये कुछ चीजें हैं जो फ्रेंचाइजर अपने एंड पे कर देते हैं स्कीम्स के लिए। बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं होता है, मतलब आपको छूट नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कंपनी के मामलों में इंटरफेयर कर पाओ, एज पर दी नॉर्म्स ही चलेगा। ठीक है अभिषेक? यस सर। उसके बाद है ज्वाइंट वेंचर, बहुत ही पॉपुलर है ये भी, और अक्सर आप ज्वाइंट वेंचर के बारे में सुनते हैं। ज्वाइंट वेंचर है क्या, पहले समझ लीजिए। देखिए ज्वाइंट वेंचर होगा कब, पहले हम ये समझ लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर तब पॉसिबल है जब दोनों कंपनियां सेम मार्केट में डील कर रही हैं, एक ही मार्केट में। होगा कब, होगा तब जब दोनों ही स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, दोनों का ही मार्केट अच्छा नहीं चल रहा हो, तो जनरली वो जो कंपनीज होती है वो ज्वाइंट वेंचर के लिए आती है। नॉर्मली देखा गया है कि एक घरेलू कंपनी रहती है, एक विदेशी कंपनी रहती है, दोनों आपस में ज्वाइंट वेंचर करके, ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट मतलब दोनों आपस में जुड़कर अपने प्रोडक्ट्स दोनों देशों में बेचते हैं। फायदा क्या मिलता है, फायदा ये मिलता है कि रिसोर्सेज डबल हो जाते हैं। भाई ऐसे मान के चलिए कोई जापानीज कंपनी है और कोई जापानीज कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस के लिए अपने यहाँ तो स्ट्रगल कर ही रही है या मार्केट लिमिटेड है, दो बातें, स्ट्रगल भी है या फिर मार्केट लिमिटेड है जिसको बढ़ा नहीं पा रहे, तो वो इंडिया में तलाश कर रहे हैं कि किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर ले। इंडिया में कोई कंपनी मिलती है, वो ये तलाश कर रही है कि मुझे अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए और मुझे मार्केटिंग या एक टैग मिल जाए विदेशों में भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो उसको ढूंढ रही होती है। दोनों जब ज्वाइंट वेंचर करते हैं, फायदा ये होता है कि विदेशी कंपनी को इंडिया में आने का मौका मिल गया और इंडियन कंपनी को विदेश में जाने का मौका मिल गया। आपको जो मार्केट है डबल हो गया, रिसोर्सेज डबल हो गए, एम्प्लॉइज डबल हो गए, प्रोडक्शन डबल हो गया। बहुत से ज्वाइंट वेंचर है जो सक्सेसफुली रन कर रहे थे अभी तक, आप जानते भी हैं, मारुति सुजुकी। मारुति इज इंडियन कंपनी, सुजुकी इज जापानीज, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर जब से चल रहा है मारुति का सुजुकी के साथ में, सुजुकी इज बेसिकली सप्लाइंग ऑल द टेक्निकल नो हाउ टू मारुति। जो भी इंजन डिवाइस है, जो भी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो रहा है, वो सुजुकी रखती है। मारुति प्रोडक्शन पे फोकस करके चलती है और होम प्रोडक्शन उसने मैनेज कर रखा है। ऐसी इलेक्ट्रोलक्स कैलविनेटर, ठीक है, इंडियन कंपनी, इलेक्ट्रोलक्स यूएस की कंपनी, दोनों ने बहुत सालों तक फ्रिज और एप्लायंसेस बनाए, इलेक्ट्रोलक्स कैलविनेटर, ठीक। सुराज भारतीय कंपनी है, माजदा जापानीज है। ट्रैक्टर में और जो हैवी इक्विपमेंट्स आते हैं उसमें सुराज माजदा चलता है। तो ऐसे बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर्स है जो सक्सेसफुली रन कर रहे थे, ठीक है, और पर्पस यही होता है कि मार्केट में वो एंट्री कर पाए और सक्सेसफुली उसको चला पाए। नॉर्मली इसमें कंपनी दोनों का नाम रखती है क्योंकि दोनों कंपनीज अपनी अपनी जगह पर है। कंपनी कोई भी खत्म नहीं हो रही है, पहली चीज ये क्लियर करके चलिए, कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है, सिर्फ ज्वाइंट वेंचर बना है। दोनों कंपनी अपनी जगह पर है, मारुति भी है, सुजुकी भी है। यहाँ तक कि सुजुकी, आप देखते हैं कि सुजुकी के अपने प्रोडक्ट्स भी आते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर। तो सुजुकी कंपनी है लेकिन ज्वाइंट वेंचर उसका मारुति के साथ भी है, ठीक है। तो वो कंपनी खत्म नहीं हो रही है, ज्वाइंट वेंचर में है खाली। ऐसे ही आप देखते हैं हीरो होंडा, अब जाके होंडा अलग हुई है, लेकिन हीरो होंडा का ज्वाइंट वेंचर अभी तक चल रहा था। हीरो के भी अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और होंडा के भी आ रहे हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। Strategic alliance is basically a kind of deal between the companies to work on some strategy, ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंपनीज को ये लगता है कि हम इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं और ये स्ट्रेटेजी कॉमन है, तो वो शेयर की जाती है, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी के साथ में। स्ट्रेटेजिक अलायंस कैसे कैसे हो सकता है, देखिए कोई भी कॉमन स्ट्रेटेजी अगर दो कंपनीज की है तो उस स्ट्रेटेजी के लिए वो स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
एक इंडियन कंपनी है या दो कंपनीज है इंडिया में, और उनका अगर शिप के थ्रू सामान जा रहा है बाहर विदेश में, तो और अगर वो एक कंपनी बियर कर रही है तो स्ट्रेटेजिक अलायंस में वो दूसरी कंपनी का सामान भी अपने साथ भेज सकते हैं दूसरे मार्केट में, अगर पहली कंपनी के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो दैट कैन बी ए काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। सेकंड, अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अपने साथ में किसी दूसरे प्रोडक्ट को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, बेच सकते हैं साथ में, वो एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इसका मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एप्पल का फोन, सॉरी एप्पल का जो फोन आता है, ठीक है, आपने देखा होगा पिछले साल, और अक्सर ऐसा रहता है कि एयरटेल के कनेक्शन के साथ में एप्पल का फोन, सुना है आपने? एयरटेल के नए कनेक्शन के साथ में एप्पल का फोन। अब ये क्या है सर? जब 10 लॉन्च हुआ था तब उसके संग में आ रहा था, आया था ना? यस सर। तो अब वो क्या है, सिम तो भाई 25 फ्री का आता है, 25 रुपए का मान लीजिए सिम आता है, तो सिम 25 रुपए का खरीदने पे आपको एप्पल का फोन थोड़ी मिल रहा है। उसकी कंडीशन क्या है, आप एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन लेंगे पर्टिकुलर, उसके साथ में आप किस्तों में, ईएमआईज में वो आपका फोन लगता रहेगा, ठीक है। इनिशियली आपको 10 या 12 हजार रुपए जमा कराने थे एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, वो फोन आपको मिल जाएगा। वैसे खरीदने जाओगे तो 40-50 हजार का फोन है, लेकिन नया एयरटेल का कनेक्शन लेने पर आपको फोन फ्री है। फ्री का मतलब यही हो गया कि आपने 4-5 हजार रुपए देके फोन आपको मिल गया, फिर उसका बिल में लग के जो फोन का अमाउंट है वो बिल में लग के आपको 12 किस्तों में या 20-24 किस्तों में वो आपको चुकाना है। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस, एक तो फोन बिक रहा है, दूसरा सिम बिक रहा है, समझ गया? आपने कोई ऐसे समझ लीजिए, बहुत पहले स्कीम चली थी 2-3 साल पहले, मुझे याद आ रहा है, ट्रैक्टर खरीदने पर मोटरसाइकिल साथ में। स्वराज का आप ट्रैक्टर खरीदिए या सोनालिका का ट्रैक्टर था, मुझे याद नहीं है कंपनी, तो ट्रैक्टर जो किसान खरीद रहे थे उनको स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मिल रही थी फ्री ट्रैक्टर के साथ। अब देखिए, ट्रैक्टर अलग कंपनी है, ट्रैक्टर का अलग काम है खेतों पर, और मोटरसाइकिल का अलग, लेकिन दोनों का जो ये वाला जो काम है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस कहा जाएगा। ये कोई फ्री गिफ्ट कूपन नहीं चल रहे, ठीक है, ये दोनों कंपनीज के बीच में स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है कि भाई आपका ट्रैक्टर अगर एक बिक रहा है और मेरी अगर टीवीएस की स्पोर्ट मोटरसाइकिल है जो कम बिक रही है, मैं उसको भी उठाना चाहता हूँ, उसको बेचना चाहता हूँ, तो ट्रैक्टर के साथ में आप उसको बेचिए फ्री, मतलब उसके साथ में। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस। बहुत सी दवा बनाने की कंपनी है आज की डेट में जो कोरोना के लिए वैक्सीन ढूंढ रही है, ठीक है, उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है आपस में। क्यों? क्योंकि सबका एक ही मकसद है, कोरोना की वैक्सीन डेवलप करना। तो अलग अलग क्यों करें भाई? अगर आपके पास सिप्ला के पास अपनी लैब है, फाइजर के पास अपनी लैब है, बायोकॉन के पास अपनी लैब है, ठीक है, तो बेटर ये है कि किसी एक की लैब को यूटिलाइज करें जिसके पास भी उन्नत, आधुनिक और बड़ी लैब है, उसको इस्तेमाल किया जाए। बाकी की कंपनीज उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगी। तीनों ही लैब के जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग हैं, वो मिलकर रिसर्च करेंगे। अगर रिसर्च हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है और वो सक्सेसफुल होता है, तो उससे जो भी वैक्सीन बनेगी वो तीनों कंपनी हकदार होंगी उसका फॉर्मूला शेयर करने के लिए। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। फिर बात आती है असेंबली ऑपरेशंस की। देखिए, असेंबली ऑपरेशंस एज द नेम सजेस्ट यू, ये वहां पॉसिबल है जहां पर जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो असेंबल करके बना हो। असेंबल करके, सारे प्रोडक्ट्स असेंबल करके नहीं बनते, जैसे पेस्ट, साबुन, सरफ, ये असेंबल नहीं हो सकते। एफएमसीजी के कोई भी प्रोडक्ट असेंबल नहीं हो सकते।
तो असेंबल हो क्या सकता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट जनरली असेंबल हो सकता है। जैसे लैपटॉप, जैसे आप देख भी रहे हैं घड़ी स्क्रीन पर, वॉच, कैलकुलेटर, रिमोट, टॉयज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाले। तो ये जो गैजेट्स जो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो तो ये जो चीजें हैं ये असेंबल हो सकती है। अब असेंबल हम करें क्यों, पहली चीज तो ये बात है। तो जो कंपनी है वो ये देख रही है, मैं इंडिया में अगर कोई चीज असेंबल करा रहा हूँ, मान ले रहे हैं लैपटॉप है, ठीक है, ये मेरे पास डेल का लैपटॉप है, डेल अमेरिका की कंपनी है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो डेल ने ये देखा कि अमेरिका में अगर मैं लैपटॉप असेंबल करा रहा हूँ, एक लैपटॉप पूरे दिन में जो उन्होंने इंजीनियर रखे हुए हैं, वो इंजीनियर को मान लो वो एक दिन का $1000 दे रहे हैं, ठीक है, $1000 में वो 20 लैपटॉप असेंबल कर रहा है, 20 लैपटॉप पर डे। डेल ने देखा कि अगर मैं चाइना से बात कर लूं, ठीक है, और चाइना से बात करी, मेरे यहाँ कितने जो खर्चा था वो क्या था, $1000 US। चाइना में बात करी, चाइना में जो एग्रीमेंट हुआ उनका किसी फर्म के साथ, वो अपना इंजीनियर लगाएंगे और 20 लैपटॉप जो एक दिन में असेंबल हो रहे हैं अमेरिका में, वो 20 लैपटॉप चाइना में भी असेंबल हो जाएंगे। और उनका जो इंजीनियर है वहां पर खर्चा आ रहा है सिर्फ, अगर डॉलर के कंपेयर में देख रहे हैं तो $200, ठीक है, 20 लैपटॉप असेंबल करने का खर्चा $200, अमेरिका में $1000। कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया, $800, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यस सर। तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया इसमें $800 का। कंपनी को क्या करना है, कंपनी को लूज में, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये इस पे देखिए स्लाइड पर, ये क्या है, मदरबोर्ड है, ठीक है, ये मदरबोर्ड है, इसमें मदरबोर्ड में जो भी ये छोटे छोटे पार्ट्स लगे, ठीक है, ये सारे पार्ट्स अलग अलग पेटियों में भर के, बॉक्स में भर के चले जाते हैं, ये सब पार्ट्स ये जो दिख रहे हैं। और जो सर्किट होता है मदरबोर्ड का, उसमें इसको असेंबल किया जाता है, लगा लगा के चिपका दिया जाता है। चाइना में ये चीज घर घर में हो रही है, घर घर में लोग असेंबल कर लेते हैं। अमेरिका या किसी और कंपनी को ये फायदा है कि बहुत ही कम पैसों में, लगभग 1/3 से भी कम पैसों में आपका काम हो रहा है, ठीक है। चाइना से प्रोडक्ट असेंबल होके आपके पास वापस आ जाता है पूरा बना बनाया, और उसको आप फिर से बेच पाते हो। एक बेनिफिट ये मिलता है कि जब चाइना में एंट्री मिल जाती है असेंबलिंग के लिए, तो आप चाइना में भी बेच सकते हो, और चाइना में डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर या किसी और कंपनी से बात करके या उसी कंपनी से बात करके किसी और मार्केट में, जैसे इंडिया में और कहीं पे भी, उसको आप सप्लाई कर सकते हो। तो बैठे बैठे आपके दो काम हो गए, एक तो मुझे असेंबल करके प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मिल गया, और दूसरा मुझे उसका एक नया मार्केट मिल गया जहां पे मैं उसको इजिली बेच सकता, ठीक है। एक्विजिशन नाम से ही क्लियर है, एक्वायर करना, ठीक है, एक्विजिशन मींस एक्वायर कर लेना। तो जनरली होता क्या है एक्विजिशन में, कि कोई भी जो बड़ी कंपनी होती है वो किसी एक कंपनी को, जनरली उससे छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, पूरी तरीके से खरीद लेती है, उसमें शेयर्स मेजॉरिटी में, तो वो कंपनी उसके नाम पर हो जाती है या उसके साथ में हो जाती है, उसकी हो जाती है। तो एक्विजिशन करना क्यों पड़ रहा है जनरली, कि हम जैसे कोई भी कंपनी है जो अच्छा चल नहीं पा रही है लेकिन उसका सेटअप तैयार है, जो स्ट्रगलिंग फेज में है या अपने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं कर पा रही है, तो वो किसी ऐसी बड़ी कंपनी को देखती है जो उसको एक्वायर कर ले। फर्क कुछ नहीं पड़ता,
वो जो बड़ी कंपनी है वो उसको एज इट इज एक्वायर कर लेती है, ठीक है, उसको जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है वो पैसे देकर उसको ओवरकम कर देती है, उसके शेयर वो परचेज कर लेती है। फायदा मुझे ये मिलता है कि जो बड़ी कंपनी है उसको पूरा सेटअप तैयार मिल गया, कंपनी चलती हुई मिल गई, एक मार्केट तैयार मिल गया, ठीक है, तो सिर्फ पैसा लगा के आपको ये पकी पकाई जो चीजें वो आपको रेडीमेड मिल जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली ये भी एक स्ट्रेटेजी है इंटरनेशनल बिजनेस में कि जो कंपनीज हैं वो एक्वायर करती रहती है, वो देखती हैं कि कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस है या कोई स्कोप है उसमें चलने का, तो उसको एक्वायर किया जा सकता है। स्लाइड पे आप देख रहे हैं टाटा का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि टाटा रिसेंटली नॉट रिसेंटली एक्चुअली 2 साल पहले जैगवार इन्होंने टाटा ने खरीदा है जैगवार को, और बना बनाया सेटअप। जैगवार वाज फेसिंग कंपटीशन विद BMW, Audi एंड Mercedes, सो Lamborghini itself, ठीक है, तो इट वाज इन स्ट्रगलिंग फेज, लेकिन टाटा को पूरा भरोसा था कि वो जैगवार को सक्सेसफुली चला पाएंगे, और शायद भरोसा सही भी रहा क्योंकि जैगवार पहले से बेहतर स्थिति में है, ठीक है, और उसको सक्सेसफुली टाटा रन कर रहे हैं। तो ये जनरली एक्विजिशन का या एक्वायर करने का एक आपको एग्जाम्पल है। फिर बात आ रही है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट पहली चीज तो किसका है, मैनेजमेंट का, ठीक है। तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, जब कंपनी के पास अपने खुद के प्रोडक्शनल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, कंपनी इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, लेकिन लैकिंग कहां पर है, लैकिंग है मैनेज करने में, कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, अपना मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। जैसे इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है और इंडिया से प्रोडक्शन में अमेरिका में या किसी और बाहर देश में भेज रहा हूँ बेचने के लिए, लेकिन वहां मार्केट का मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि वहां पर कैसे बेचेंगे, मार्केट कैसे बनाएंगे, कस्टमर्स को कैसे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें, एम्प्लॉइज भी नहीं है, एम्प्लॉइज भी कम है, तो मैं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा किसी फर्म से उसी देश में जो मेरे लिए वहां की चीजें व्यवस्थित करे, ठीक है, मेरे लिए वहां की चीजें व्यवस्थित कर ले, तो मैं प्रोडक्शन करके सामान वहां भेज दूंगा और वहां से फिर वो चीजें मार्केट में पहुंचेंगी। तो वहां पे एम्प्लॉइज, ऑफिस, मार्केटिंग, प्रमोशन, सेलिंग, ये सारी चीजें व्यवस्थित हो गई सिर्फ एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी फीस दे रही है, चार्ज दे रही है, जो भी वहां पर बन पड़ रहा है, जो भी वहां पर जो कंपनी है उसको मैनेज करने में जो खर्चा आ रहा है, तो वो सारा बेयर करेगी कंपनी। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि आपका हेडेक खत्म, आप बस प्रोडक्शन पे फोकस करो, ठीक है, मैनेज करने का काम दूसरी कंपनी कर लेगी। जनरली जो दवाई बनाने की कंपनी है बहुत सी जगह, वो दवाई बनाने की कंपनियों के मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक ही जगह पर हर तरीके की दवा बन रही है, प्रोडक्शन है, ठीक है, लेकिन मैनेज करने का काम दूसरा है। इंडिया में ही अभी बायोकॉन है, नहीं सॉरी, इंडियन कंपनी है एक, मैं उसका नाम स्लिप कर रहा हूँ, जो विश्व में सबसे बड़ा प्रोडक्शन है दवाइयों का, वैक्सीन का, वैक्सीन जो आती है वो वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन, रोज वहां पर लगभग 10 लाख वैक्सीन बनती है, 10 लाख, ठीक है, सबसे बड़ा है विश्व में, इंडिया में। तो वो जो वैक्सीन भरी जा रही है वो अलग अलग दवाई बनाने की जो कंपनी है, सिप्ला, रैनबैक्सी, फाइजर, मैनकाइंड, ठीक है, लुपिन, ये सबके लिए वैक्सीन बना रही है। प्रोडक्शन क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन है, लेकिन उसको बेचना वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो बेचने के लिए वो कंपनीज है। ये जनरली एग्जांपल आएगा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो कंपनीज है उनके पास इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस नहीं है,
तो उन्होंने वहां से प्रोडक्शन करा लिया और मार्केटिंग का काम और उसको बेचने का काम वो कंपनीज कर रही है। टाटा कंपनी इतनी बड़ी है और टाटा टी में भी है, टाटा टी चाय। तो टाटा टी बेसिकली जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है टाटा टी का। केरल में, असम में टाटा टी के बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। लेकिन जो चाय के बागान है, जो पत्तियां प्लक होके आ रही है, प्लकिंग होके आ रही है, वहां पर रॉ मटेरियल जो आ रहा है चाय के लिए, तो चाय के जो बागान है टाटा के वो असम में भी है और बहुत से बागान टाटा ने श्रीलंका में मैनेज कर रखे। श्रीलंका, तो श्रीलंका में चाय की जो खेती है वो वहां से पत्तियां टूटने के बाद इकट्ठा होके शिप के थ्रू इंडिया पहुंच जाता है और इंडिया में फिर उसको प्रोडक्शन में भेजा जाता है और एक ही जगह पे सारी चाय बनाई जाती है। ठीक है, टाटा टी। तो ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स, देखिए टर्न की कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, टर्न की चाबी घुमाना। तो चाबी घुमाने का ऐसा कौन सा बिजनेस है? जनरली जब कंपनीज के पास पैसा होता है लेकिन एक्सपर्टाइज नहीं होती, स्पेशलाइजेशन नहीं होता, तो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनीज है वो ठेका दे देती हैं पूरा सेटअप बनाने के लिए। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, दो फोटो मैंने लगाए। ये किसी बड़ी एक फैक्ट्री का है, प्लांट है बहुत बड़ा, जैसे पेट्रोकेमिकल, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, बहुत बड़े प्लांट होते हैं। ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर या पेट्रोलियम रिफाइनरी या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये जो है बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड काम